अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिलाद अकेडमी। तो अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन और इसको कब हम इस्तेमाल करते हैं और इसके स्टेप्स के बारे में नहीं पता, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। मैं आपको आज क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हो मेरे इस चैनल पर नए, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। फर्स्ट करें कि आपके पास कोई भी सॉलिड है और उसमें आप कोई लिक्विड ऐड करते हो। तो अगर तो वो लिक्विड आपके सॉलिड में हल हो जाता है तो फिर आप क्रिस्टलाइजेशन को या फिर एवापोरेशन को यूज करते हो। और अगर आप अपने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, यानी कि वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते। जैसा कि अगर आप कोई चाक पार्टिकल्स लेते हो, वाटर में उसको ऐड करते हो, तो वो डिसॉल्व नहीं होते। तो उसके लिए आप फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन की टेक्निक को यूज करते हो। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो गिलास में वाटर है उसमें मैंने नमक को ऐड किया, तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन में से अगर आपने नमक को अलग करना है तो क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन चाक के पार्टिकल देखें आप, वो सस्पेंडिंग है, तो वो तो सिंपल फिल्ट्रेशन से भी अलग हो सकते हैं। अगर आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करो तो और वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए तो उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। और अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो और जो सोल्यूट है आपका वो डिसॉल्व नहीं होता, तो इसे हम मिक्सचर कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, मिसाल के तौर पर चीनी और पानी का, और आप उस सोल्यूशन से चीनी के क्रिस्टल्स बनाना चाहते हैं जो कि खालिस हालत में हो और उनमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, तो क्रिस्टल्स बनाने के ऐसे अमल को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टल्स हम होमोजेनियस सॉलिड्स को कहते हैं और उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, जैसे कि यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल्स को दिखाया भी गया है। अगर आपने कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाना है तो आमतौर पर उसको बनाने के लिए प्योर यानी कि खालिस रिएक्शंस की जरूरत होती है, ताकि इन केमिकल्स को रिएक्ट करवा के एक केमिकल कंपाउंड्स बनाया जा सके। क्रूड प्रोडक्ट को प्योर करने के लिए हम इस क्रूड प्रोडक्ट की एक खास सॉल्वेंट के साथ क्रिस्टलाइजेशन भी करवाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का बुनियादी उसूल है कि एक तो आपका जो सोल्यूट है वो हाई टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, और दूसरा ये कि जब आप सोल्यूशन को कूल करो तो बहुत ज्यादा मिकदार में सोल्यूट के क्रिस्टल्स बनने चाहिए। तो क्रिस्टलाइजेशन के 7 स्टेप्स होते हैं। पहले नंबर पे आती है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, फिर है प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर कूलिंग, फिर कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स एंड देन ड्राइंग ऑफ दीस क्रिस्टल्स, और फिर डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिजायर्ड कलर्स। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए सॉल्वेंट का इंतखाब हम हिट एंड ट्रायल बेसिस पे करते हैं, यानी कि हम लैब में मुख्तलिफ सॉल्वेंट से तजर्बात करते हैं। तो जो सॉल्वेंट हमारी तवक्कुआत पर उतर आता है तो ठीक है, हम उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं उतरता तो हम लैब में डिफरेंट तरीके से तजर्बात करते रहते हैं और आखिरकार हमें कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो आपके पास जो एक आइडियल सॉल्वेंट होता है उसके पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला फीचर ये है कि जो आपका सॉल्वेंट हो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे उस सब्सटेंस को जिसके आपने क्रिस्टल्स बनवाने हैं ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व करे, जबकि रूम टेम्परेचर पे कम मिकदार में डिसॉल्व करे। और जो आपका सॉल्वेंट है वो सोल्यूट से केमिकली रिएक्शन ना करे, जस्ट उसको डिसॉल्व करे, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे। जो आपका सॉल्वेंट है वो ना तो इंप्योरिटीज को डिसॉल्व करे और ना ही इंप्योरिटीज के क्रिस्टल्स बनाए। तो जब आप अपने सॉल्यूशन को कूल करो तो तब जो आपके क्रिस्टल्स बनेंगे वो वेल फॉर्म्ड होने चाहिए। वेल फॉर्म्ड से मुराद ना ज्यादा बड़े हों और ना ही ज्यादा छोटे हों, बल्कि मीडियम साइज के हों, और वो क्रिस्टल्स होने भी प्योर चाहिए। और सॉल्वेंट जो है वो सस्ता भी होना चाहिए, और जो आप सॉल्वेंट को यूज कर रहे हो उससे आपको कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। और जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाए तो आप इसको इजीली रिमूव भी कर सको। तो ज्यादातर जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं उनमें शामिल है वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट एथेनॉल, डाइएथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी सॉल्वेंट को इस्तेमाल करने वाले हो वो अकेला हो, वो प्योर हो। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं मिल रहा तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, कोई 1 या 2 सॉल्वेंट्स को मिला के एक कॉम्बिनेशन यूज कर लो, 2 सॉल्वेंट्स का, 3 सॉल्वेंट्स का, और फिर उससे क्रिस्टलाइजेशन करवाओ।
और अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो अगर इनफ्लेमेबल है यानी कि उसको आग लग सकती है, then the precaution should be taken while heating the solution। तो solution को हीट करने के दौरान आपको कुछ हिफाजती इक़दाम करने होंगे so that इट डज नॉट कैच फायर, ताकि इसको आग ना लग जाए। तो आग से बचने के लिए आपको कुछ हिफाजती इक़दाम भी करने पड़ सकते हैं। इन सच केसेस वाटर बाथ शुड बी यूज। तो ऐसे केसेस में जो वाटर बाथ है उसको आप हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर बाथ ये है, यहाँ पे वाटर बाथ को दिखाया गया है। वाटर बाथ का काम क्या होता है कि यहाँ से जो बंसन बर्नर है वो हीट करता है वाटर को, और जो वाटर होता है वो अपनी हीट आगे फ्लास्क या बीकर को ट्रांसफर कर देता है। ये फ्लास्क है, तो इस तरह हम हीट करते हैं और ये इनडायरेक्ट हीटिंग होती है, इससे आप डायरेक्ट हीट नहीं करते। इनडायरेक्ट हीटिंग का मकसद ये होता है कि इनडायरेक्ट हीटिंग से आपकी जो फ्लास्क है वो क्रैक नहीं करती, जबकि आप डायरेक्ट हीट करते हो। अगर बंसन बर्नर और ये फ्लास्क के दरमियान अगर मैं वाटर बाथ को नहीं रखता तो फिर आपका जो बीकर है वो क्रैक कर सकता है और आप क्रिस्टलाइजेशन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मुराद ये है कि आप एक बीकर लो और उसमें सॉल्वेंट को ऐड करो और फिर उसमें सॉल्यूट को भी ऐड कर दो। तो आप उसमें सॉल्यूट को ऐड करते जाओ और सॉल्वेंट में हल करते जाओ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं और उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही करना है। सबसे पहले जब आपने सॉल्वेंट को यानी कि सिलेक्ट कर लिया है तो जो आपका सब्सटेंस है जिसकी आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है उसको आप मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंस में डिसॉल्व कर देते हो। और जब आप उसको डिसॉल्व कर लेते हो और फिर आप उसको हीट करते हो डायरेक्ट, या तो बंसन बर्नर से फ्लास्क को डायरेक्ट हीट दे दीजिए या फिर ये वाटर बाथ को इस्तेमाल कर लीजिए। ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर वाटर बाथ ही रहता है क्योंकि आपका जो फ्लास्क है वो क्रैक नहीं होता। जैसा कि बंसन बनने से आप अपने सॉल्यूशन को हीट अप कर रहे हो तो वो बॉइलिंग की तरफ गामजन होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने बॉइलिंग सॉल्यूशन में यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट को ऐड करना है ताकि अगर आपका जो एक्सेस में यहाँ पे सॉल्यूट पड़ा हो वो सारे का सारा डिसॉल्व हो जाए और आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो उसमें अगर आप और सॉल्यूट को ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है उसके पास अब कैपेसिटी नहीं कि वो अब सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। तो जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हो तो अगर उसमें कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो आप उसको फिल्ट्रेशन के जरिए से रिमूव कर सकते हो। और फिल्ट्रेशन आप कैसे करोगे, एक फनल लोगे और उसमें एक नॉर्मल फिल्टर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो और फ्लूइड फिल्टर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लूइड फिल्टर पेपर का फायदा ये होता है कि इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इसलिए जो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा तेजी से कंटिन्यू रहता है। तो इसीलिए फ्लूइड फिल्टर पेपर को हम लोग प्रेफर करते हैं और इस तरह फिल्ट्रेशन को यूज करते हुए हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। ऐसा करने से फिल्टर पेपर पे या फिर फनल की स्टैम्प पे जो प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन है वो नहीं होती। प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से मुराद है कि वक्त से पहले ही सब्सटेंस के जिसकी आप क्रिस्टलाइजेशन करवाना चाहते हो तो वक्त से पहले ही उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इस मकसद के लिए हॉट वाटर फनल को भी यूज किया जा सकता है। तो जिस सोल्यूशन को आपने अभी अभी फिल्टर आउट किया हुआ है वो उसको जब हमने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था तो उसके दौरान उसको हीट अप भी किया था, तो इसीलिए वो गर्म होता है, तो हमने उसको कूल भी करना होता है। तो कूल अगर आपने करना है तो उसको ना ही बहुत ज्यादा तेजी से एकदम से ही उसको कूल कर दीजिए, एकदम से उसका टेम्परेचर गिरा दिया जाए, तो ऐसा आपने नहीं करना। और ना ही बहुत ऐसा से स्लो करके उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, बल्कि एक दरमियाने तरीके से दरमियाना मेथड आपने यूज आउट करना है। क्योंकि अगर आप मीडियम मॉडरेटली कूल करेंगे यानी कि दरमियाने तरीके से कूल करेंगे, ना ही इतना तेज और ना ही इतना स्लो, तो तभी जो आपके क्रिस्टल्स बनेंगे वो वेल फॉर्म्ड होंगे यानी कि मीडियम साइज्ड होंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्लो कूलिंग करते हैं तो इससे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे। तो ऐसा मुमकिन है कि काफी मिकदार में सॉल्वेंट जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी क्रिस्टल्स बनाने में शामिल हो जाए यानी कि क्रिस्टल्स का हिस्सा बन जाए। और अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपका ड्राइंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जब आपने अपने सॉल्यूशन को कूल किया तो उसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए। तो जब आपकी क्रिस्टलाइजेशन
पूरी हो जाती है, तो एक मिक्सचर बाकी बचता है जिसमें एक तो मदर लिक्विड होता है और दूसरे क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स की तो हमें जरूरत होती है लेकिन मदर लिक्विड की जरूरत नहीं होती। मदर लिक्विड ऐसे लिक्विड को कहते हैं जो कि आप किसी सब्सटेंस की क्रिस्टलाइजेशन करवाते हो, तो जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है तो जो लिक्विड पीछे बचता है, यानी कि क्रिस्टल्स के अलावा जो भी लिक्विड होता है उसको हम मदर लिक्विड कहते हैं। तो जो मिक्सचर आपका क्रिस्टल्स और मदर लिक्विड को होता है, अब हमने उसको अलग अलग करना है, यानी कि आपने क्रिस्टल्स को मदर लिक्विड से सेपरेट करना है। तो ऐसा हम गूज क्रूसिबल की मदद से करते हैं और एक वैक्यूम पंप को भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो अब हमारा मिक्सचर है, आप अपने इस गूज क्रूसिबल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर भी लगा होता है, तो यहाँ से फिल्टर होता है, तो जो मदर लिक्विड है वो तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो आपके फिल्टर के पेपर के ऊपर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने एक वैक्यूम पंप को यूज किया होता है। वैक्यूम पंप जो होता है वो अंदर से एयर को सक करता है, तो जहाँ पे जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो लिक्विड है वो ज्यादा तेजी से नीचे आता है, क्योंकि हमेशा जो पानी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करता है। जैसे कि जो हीट है वो हाई से लो की तरफ जाती है, इसलिए जो लिक्विड होता है उसको अगर आपने मूव करवाना है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ से प्रेशर को एयर को सक करते हैं, जिसकी वजह से वैक्यूम जनरेट होता है, यानी कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो फ्लास्क का प्रेशर है वो कम हो जाता है और जो मदर लिक्विड है वो ज्यादा तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है, तो जिससे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो आप फुल सक्शन भी कर सकते हो, यानी कि सारी की सारी एयर को बाहर निकाल दो, तो इससे जल्दी से जल्दी, यानी कि जितना आप ज्यादा एयर को बाहर निकालोगे उतनी आपकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो गूज क्रूसिबल में जो आपने फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया था उस पे जो क्रिस्टल से वो जमा होने शुरू हो गए थे, तो फिल्टर पेपर के ऊपर ये जो इंसॉल्युबल मटेरियल का डिपॉजिट है उसको हम फिल्टर केक कहते हैं। तो अगर तो वो रिजिड है, यानी कि सख्त हो चुका है क्योंकि सारा पानी तो उसमें से निकल गया, तो वो एक रिजिड लाइक यानी कि सख्त सा मटेरियल बन जाएगा और हम उसको एक कॉर्क की मदद से प्रेस करते हैं ताकि अगर उसमें कोई और ज्यादा लिक्विड रह गया है तो वो भी निकल जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर कोई गीला कपड़ा है उसको हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं, यानी कि समझ कंप्रेस ही कर रहे होते हैं, स्क्वीज करते हैं ताकि उसमें से सारे का सारा अगर कोई रिमेनिंग वाटर है वो निकल जाए। तो इस तरह हम अपने फिल्टर केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं, एक कॉर्क की मदद से उसको प्रेस करते हैं ताकि इसमें अगर कोई लिक्विड वगैरह बाकी रह गया है, मदर लिक्विड था जो, तो वो भी रिमूव हो जाए। और जब आप उसमें से बाकी मौजूद मदर लिक्विड को भी रिमूव कर देते हो तो फिर इसे आप वॉश करते हो विद द हेल्प ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट, और इस स्टेप को आप रिपीट करते रहते हो। तो इस तरह आप अपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते हो। तो जब आपने अपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लिया, अब बारी आती है उसकी ड्राइंग की कि आप अपने क्रिस्टल्स को ड्राई कैसे करोगे। उसके लिए आप एक फिल्टर पेपर लीजिए और उस पे अपने क्रिस्टल्स लीजिए और उसको इस तरह फोल्ड कीजिए और प्रेस कीजिए, और इस तरह से जो आपका क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। और आप इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा मरतबा दोहराते भी रहें, यानी कि रिपीट भी करते रहें। तो इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या कि जब आप अपने फिल्टर पेपर को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो हो सकता है कि जब वो प्रेस होंगे इस तरह से तो हो सकता है वो क्रश कर जाए, यानी कि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर हो जाए, यानी कि क्रिस्टल्स फॉर्म से क्यूब की फॉर्म से वो एक पाउडर बन जाए। और जो आपके फिल्टर पेपर में छोटे छोटे रेशे यानी कि फाइबर्स होते हैं तो वो भी हो सकता है कि आपके क्रिस्टल्स में शामिल हो जाए, तो इससे आपके क्रिस्टल्स में इम्प्योरिटीज का खदशा बढ़ जाता है। या फिर आपने क्रिस्टल्स को ड्राई ही करना है तो आप उसको एक ओवन में रख दीजिए और उसको ड्राई कर दीजिए। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो ये है कि आपने इस मेथड को तब इस्तेमाल करना है जब आपके जो क्रिस्टल्स होंगे अगर आप उसको हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो डीकम्पोज यानी कि एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, और ना ही वो मेल्ट करने चाहिए। जैसे कि आपके पास बर्फ होती है और उसको आप रेफ्रिजरेटर के बाहर रखते हो तो वो पिघलना यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप क्रिस्टल्स को हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो वो भी मेल्ट हो सकती है। तो ये मेथड आपने तब इस्तेमाल करना है
जब वो ना तो डिकम्पोज हो और ना ही मेल्ट हो। तो दो मेथड्स की अभी मैंने बात की और दोनों के ही कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक तीसरा मेथड है जो कि रिलायबल है, जिसपे आप यकीन कर सकते हो, और वो है वैक्यूम डेसिकेटर का इस्तेमाल। तो यहाँ पे ये एक वैक्यूम डेसिकेटर दिखाया गया है। आप एक वाच ग्लास लेते हो और उस पे अपने क्रिस्टल्स रखते हो और उनको स्प्रेड कर देते हो और फिर उसको वैक्यूम डेसिकेटर में रख देते हो और कई घंटों के लिए आप उस डेसिकेटर में उसको रखे रखते हो। और जो डेसिकेटर है उसमें हम डिफरेंट ड्राइंग एजेंट्स को यूज करते हैं जो कि आप क्रिस्टल्स को ड्राई करवाने में मदद करते हैं। और जो डेसिकेटर में एजेंट इस्तेमाल होते हैं वो है कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और सातवां स्टेप ये है कि डीकलराइजेशन ऑफ द कलराइज्ड सब्सटेंसेस, यानी कि आपने यहाँ पे डीकलराइजेशन करनी है। बाज़ औक़ात कलर प्रोडक्ट की तैयारी के दौरान कलरिंग मैटर जो होता है वो आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकता है और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई ना कोई कलर को प्रोड्यूस करवा सकता है। तो अब आपने इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। तो ऐसी इम्प्योरिटीज को आप आसानी से रिमूव कर सकते हो बाय बॉइलिंग द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट विद a sufficient quantity of finely powdered animal charcoal and then filtering the hard solution। तो आपने एक बीकर लेना है, उसमें आपने सब्सटेंस लेना है जिसकी आपने क्रिस्टलाइजेशन करवाई थी या जिसमें कलरिंग इम्प्योरिटी थी। तो उसको आपने एक सॉल्वेंट में रखना है और उसमें एनिमल चारकोल को भी ऐड कर देना है और फिर आपने इसको बॉयल करना है। और जब आप इसको बॉयल कर लोगे तो फिर आपने इस हार्ड सॉल्यूशन को फिल्टर भी कर लेना है। तो ये जो आपने एनिमल चारकोल ऐड किया था तो वो आपकी कलर्ड इम्प्योरिटीज को अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेगा और जब आप फिल्ट्रेशन करके कूलिंग करोगे तो उससे आपको एक प्योर क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस मिलेगा और उसमें कोई भी कलरिंग इम्प्योरिटी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर से आपको क्रिस्टलाइजेशन, उसके स्टेप्स और हम क्रिस्टलाइजेशन को क्यों और किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, आपको इन सब चीजों की समझ आ गई होगी। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद रही है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो अल्लाह हाफिज।